तो 95 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है एग्जाम में, ऐसा जनरली होता है। तो सर जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड थ्योरी होती है वो हम ऑलरेडी क्लास में कवर कर रहे होंगे। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूंगा तो मैं वो थ्योरी आपको लिखवा रहा हूंगा और वो क्वेश्चंस करते 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 आपके दिमाग में बैठ जाएगी। उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। 5 लाख रुपए महीने को लात मार रहे हो और जो सर्विसेज आपको रिलायंस में देनी थी वो सर्विसेज आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दे रहे हो। प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कॉस्टिंग के फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर सीए जसमीत सिंह। दोस्तों बैच को स्टार्ट करें उससे पहले हम एक दूसरे को जान लेते हैं। अब क्योंकि ये वर्चुअल क्लास है तो मैं आप लोगों के बारे में तो ज्यादा जान नहीं पाऊंगा, लेकिन अपने बारे में जरूर से आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, माई सेल्फ सीए जसमीत सिंह अरोड़ा। मैंने जो सीए एग्जाम्स हैं वो क्वालिफाई किए थे 2012 में, मतलब लगभग 10 साल हो चुके हैं। लगभग क्या, 10 साल से ज्यादा ही हो चुका है मुझे सीए क्वालिफाई किए हुए। और 2013 ऑनवर्ड्स मैं टीचिंग लाइन में रहा हूं और 2014 से मैं सीए के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। जब मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था तो मैंने जो ये सीए के एग्जाम्स थे, फाउंडेशन तब सीपीटी हुआ करता था जब हमने दिया था, और इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल लेवल, मैंने ये तीनों लेवल्स एक बार में क्वालिफाई करे हैं। बाय द गॉड्स ग्रेस एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ माय पेरेंट्स मैंने सीए के अंदर फेलियर फेस नहीं किया। मैंने सभी एग्जाम्स एक बार में क्वालिफाई किए। हाँ, इंटरमीडिएट एंड फाइनल मैंने सिंगल ग्रुप करके अपीयर किया। मैंने कभी बोथ ग्रुप अपीयर नहीं किया, मेरी कभी रैंक नहीं आई। लेकिन मैंने जब भी एग्जाम अपीयर किया तो बहुत ही बढ़िया तैयारी से, बहुत ही बढ़िया माइंडसेट से दिया और हर बार अच्छे नंबर से मैं पास हुआ। फाइनल्स में आउट ऑफ 8 पेपर्स मेरे 5 पेपर्स में एग्जामिशन है। 8 पेपर में से 5 पेपर में मेरे 60 प्लस है। राइट सर, ये सब बातें आप हमें क्यों बता रहे हो? ये सब बातें बेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरे जैसा एक एवरेज बच्चा जिसके 10th में 58% मार्क्स थे, अगर वो एक एवरेज बच्चा सीए एग्जाम्स एक एक बार में क्वालिफाई कर सकता है और वो भी अच्छे नंबर से, अलोंग विथ 5 एग्जामिशंस आउट ऑफ 8 पेपर्स, तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हो। सीए एग्जाम्स के अंदर आप लोगों का दिमाग बहुत तेज है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कंसिस्टेंट कितने हो, आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सही अप्रोच फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनकी जो अप्रोच होती है टुवर्ड्स द एग्जाम वो सही नहीं होती। ड्यूरिंग दिस कोर्स जब हम लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, कॉस्टिंग टैक्सेशन पढ़ा रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को एक सही अप्रोच देने की कोशिश करूंगा कि जिस अप्रोच को फॉलो करके मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला है वही रिजल्ट आप भी ला पाए। और सर एक ही अप्रोच है, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी है। और खुद से ये बहुत सारे बच्चे सीए में लैग करते हैं कि खुद से पॉजिटिव बात नहीं करते यार। खुद को आप नेगेटिव लेते हो कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, सिलेबस बहुत बड़ा है, ये मुझे समझ में नहीं आता, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। आपको ऐसी कोई भी नेगेटिव बातें अपने साथ नहीं करनी है। आप अपने साथ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें ही करेंगे। राइट, आप अच्छी बातें करेंगे अपने साथ, अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट से फीड करेंगे। और इसका चमत्कार देखिएगा, जब आप अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट से फीड करोगे तो आपके पास आइडियाज आएंगे कि कैसे आप कोर्सेज को टाइमली कंप्लीट कर सकते हो, कैसे आप उसको पॉजिटिवली अप्रोच कर सकते हो। आपका सिर्फ सीए ही नहीं दोस्त, पूरी लाइफ ही एक पॉजिटिव ट्रैक पर आ जाएगी। राइट, ठीक है सर, हो गई बातें हमारे बारे में। अब बात करते हैं सर हमारे कोर्स की। और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक शेर पेश करना चाहूंगा, एक शायरी करना चाहूंगा। जनरली मैं ऐसा करता नहीं हूं क्लास में, ये मेरा पहला ट्राई है, तो अगर भूल चूक हो जाए तो माफ करिएगा। तो शेर कुछ ऐसा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर
खुद समुंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। थक के मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक के मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, थक कर नहीं बैठना है, अच्छे तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम लोग को तैयारी करनी है हमारे एग्जाम्स के लिए, और एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आना है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और सोसाइटी के उन लोगों के लिए जिसने तुमसे कहा था बेटा तुमसे ना हो पाएगा। उनको तुम्हें करारा जवाब देना है जिन्होंने तुमसे कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा। राइट? तो आओ दोस्त, स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत ही शानदार पेपर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, बहुत ही स्कोरिंग नंबर है। इजीली आप इस पेपर के अंदर 60+ स्कोर कर सकते हो। मेरे खुद के इंटरमीडिएट लेवल पे 72 मार्क्स आए थे। हमारे टाइम पे कॉस्टिंग एंड एफएम एक पेपर हुआ करता था, तो मेरा कॉस्टिंग एंड एफएम में जो स्कोर था वो 72 मार्क्स का था। ये पहला पेपर था जो मैंने इंटरमीडिएट एग्जाम में लिखा था। हमारे टाइम पे ये कॉस्टिंग एंड एफएम ग्रुप 2 में हुआ करता था, तो ग्रुप 2 का जो पहला पेपर हुआ करता था वो कॉस्ट एंड एफएम हुआ करता था। तो जब मैंने इंटरमीडिएट के एग्जाम्स लिखे थे तो मैंने ग्रुप 1 की जगह ग्रुप 2 पहले अपीयर किया था, और मैंने कॉस्ट एंड एफएम वाला पेपर सबसे पहला पेपर था जो मैंने लिखा था, एंड उसमें मैंने 72 मार्क्स स्कोर करे थे। मैं फिर से बोलूंगा, जब मेरे जैसा एक एवरेज बच्चा, बिलीव मी, एक एवरेज बच्चा इतने मार्क्स ला सकता है तो आप भी ला सकते हो। बहुत 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 इजी पेपर है। हम लोगों ने बिना बात के इस पेपर को हवा बना रखा है। बहुत से बच्चों को इसमें डर लगता है, कुछ बेसिक चीजें हैं उनको नहीं समझ में आती। मैं बिल्कुल बेटा जीरो लेवल पे बात करूंगा। जहां कहीं पर भी मैथ्स की इक्वेशंस की बातें आएंगी, छोटी छोटी चीजें आएंगी, मैं बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करूंगा आपके साथ, सो दैट आपके दिमाग में एक एक चीज जो है वो फिट हो जाए। ठीक है? मुझे पता है आप लोग मेरे सामने नहीं हो, लेकिन जो मेरा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है वो मुझे बताता है कि बच्चा कहां पर फंसता है। मैं हर वो चीज टेकअप करूंगा, क्योंकि जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैं भी फंसता था और मुझे हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। राइट? लेकिन आपको हेल्प करने के लिए हम लोग हैं। मुझे पता है आप कहां पर फेस करेंगे डिफिकल्टी, हम उस डिफिकल्टी को पहले से लेकर चलेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो हमारे पास डाउट इंजन है, आप वहां पर डाउट पूछ सकते हैं। कॉस्टिंग पेपर की बात करें तो बेटा पूरा का पूरा ये सब्जेक्टिव पेपर है राजा बेटा, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पेपर है। 120 नंबर का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। उस 120 में से आपको 100 मार्क्स का पेपर करना होगा। अब बच्चे के मन में आ रहा है सर प्रैक्टिकल पेपर है कि थ्योरेटिकल पेपर है। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा देता हूं कोर्स का, कि स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एंड देन हम हमारी बातों को आगे लेकर चलेंगे। राइट? तो सर हमारा जो ये पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है। 100% सब्जेक्टिव पेपर है। इसमें कुछ भी एमसीक्यू नहीं आने वाले हैं। 100% ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है। एग्जाम में आपके पास 120 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इस 120 मार्क्स के लिए आपके पास टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे। इस 120 मार्क्स के लिए आपके पास टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है, इसके 4 पार्ट्स होंगे ऑफ 5 मार्क्स ईच। ठीक है? इसके 4 पार्ट्स होंगे, ए, बी, सी और डी। और जनरली ऐसा होता है कि ये सारे के सारे प्रैक्टिकल ही होते हैं। जनरली ऐसा होता है कि ये सारे के सारे
प्रैक्टिकल ही होते हैं, राइट। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका 20 मार्क्स का होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 भी 20 मार्क्स का ही है, सारे ही क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स का होगा। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि जो ए पार्ट हो वो 10 मार्क्स का हो, बी पार्ट जो हो वो 5 मार्क्स का हो, और जो सी पार्ट हो वो 5 मार्क्स का हो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 ही पार्ट पूछे जाएं, ए और बी 10-10 मार्क्स के। अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा, राइट। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन 3 आएगा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन 3 आएगा। वहां पर भी आपके पास या तो 3 पार्ट होंगे, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, या फिर 10 मार्क्स और 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा होगा, और क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही होने वाला है। 3, 4, 5 ऐसे ही होने वाले हैं। एंड देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, जिसके अंदर आपके पास 5 पार्ट्स हो सकते हैं ऑफ 4 मार्क्स ईच, ठीक है। जनरली ऐसा रहता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 प्रैक्टिकल ही रहता है, और जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 6, वो थ्योरी होता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो 120 मार्क्स का पेपर आएगा, जनरली ऐसा रहता है कि इसके अंदर क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 प्रैक्टिकल रहते हैं, 20 मार्क्स ईच के, यानी कि टोटल 100 नंबर का पेपर प्रैक्टिकल आता है। और क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरी क्वेश्चन होती है 20 मार्क्स की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा कंपलसरी होता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हमेशा कंपलसरी होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। यानी कि हम अगर इस पेपर को अप्रोच करें प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, थ्योरी पे ज्यादा फोकस ना करें, तो भी हम इस पेपर में 60+ मार्क्स लेकर आ सकते हैं। मतलब ये बोला जा सकता है कि ये पूरा का पूरा पेपर प्रैक्टिकल है। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, कई बार इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में गेम खेलता है। वो ये 2 पार्ट तो प्रैक्टिकल दे देता है, और ये जो सी वाला पार्ट होता है, कई बारी वो ये सी वाला जो पार्ट होता है 5 नंबर का, वो थ्योरी में डाल देता है, राइट। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि थ्योरी कई बारी 25 नंबर की हो जाए, तो 95 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल आएगा। तो मतलब अगर मैं गिरी हालत में बात करूं तो 95 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है एग्जाम में। ऐसा जनरली होता है। अब देखो, इंस्टीट्यूट खेल सकता है, इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ वर्स्ट सिनेरियो में ऐसा भी हो सकता है कि वो 30 नंबर या 40 नंबर की थ्योरी भी पूछ ले, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली आप 95 टू 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल देखेंगे और 20 मार्क्स की थ्योरी देखेंगे। यानी कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करके आना है। हम क्लास के अंदर स्टडी मैट के क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन, पास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। अगर आपने ये क्वेश्चंस को 3 बार प्रैक्टिस कर लिया, जी हां 3 बार प्रैक्टिस कर लिया, क्लास के अलावा 3 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो आई कैन गिव दिस यू इन राइटिंग कि बेटा तुम्हारे 70 मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, अकाउंट्स के अंदर जनरली ऐसा ही होता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नाम बदल जाएंगे, फिगर बदल जाएगा, लेकिन जो आपका एडजस्टमेंट है, जो सिचुएशन है, वो वही रहती है। तो अगर आप उन सिचुएशन से एकस्टम्ड हो गए, इंस्टीट्यूट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी वैरायटी है, वो वैरायटी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, तो राजा बेटा तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम 70% मार्क्स लेकर आओगे, राइट। कभी भी ये गलती मत करना कि तुम एट अ टाइम
3 टीचर की बुक्स लेकर बैठे हुए हो कि फलाने टीचर ने तो ये भी कराया है, हमारे मास्टर ने नहीं कराया, फलाने टीचर ने ये भी कराया है, हमारे मास्टर ने नहीं कराया, हम सब कर ले, तो तुम सब नहीं कर पाओगे। राइट? तुम्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हम तुम्हें कुछ भी गलत नहीं पढ़ाने वाले हैं। हमारी दाल रोटी, हमारी रोजी रोटी तुमसे ही चल रही है। तुम्हारा अगर नुकसान करेंगे तो हमारा कभी भी फायदा नहीं हो सकता। राइट? टू बी फ्रैंक, हमारा कभी भी फायदा नहीं हो सकता। राइट? हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री हैं, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री हैं। राइट? क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम आपको कभी भी गलत एडवाइस नहीं देने वाले हैं, गलत चीजें नहीं सर्व करने वाले हैं। बस आपको हम पे ट्रस्ट करना है, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करते चलना है, एंड सक्सेस आपको मिलेगी। मेहनत करने का काम आपका है, रास्ता हम आपको दिखा देंगे। राइट? रास्ता हम आपको दिखा देंगे, मेहनत करने का काम आपका है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जनरली प्रैक्टिकल होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरी होता है। थ्योरी पे तभी जाना है एग्जाम के अंदर जब हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना आता हो। जब हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना आता हो, किन्हीं भी कारणों की वजह से अगर हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता तो हम वहां पर नहीं जाएंगे, हम फिर थ्योरी क्वेश्चन में जाएंगे। अब थ्योरी के लिए भी समझते हैं कि सर थ्योरी कहां से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो हम आपको थ्योरी प्रोवाइड करेंगे, टेंशन मत लो, थ्योरी का लेक्चर भी लिया जाएगा, हम थ्योरी को भी इग्नोर नहीं करेंगे। अब ये जो 20 नंबर की थ्योरी है, ये जो 20 to 25 मार्क्स की थ्योरी है, ठीक है ना, इसमें क्या है? तो राजा बेटा थ्योरी 2 तरीके की होती है। एक थ्योरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड होती है, एक थ्योरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड होती है और एक प्योर थ्योरी होती है। कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्या होती है? जैसे आप सभी को पता होगा, फास्ट ट्रैक बैच में आप आए हो तो आप सभी ने मटेरियल में ईओक्यू पढ़ा होगा। तो ईओक्यू का फॉर्मूला आपको आता है, ईओक्यू के 1000 क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, तो आपको ईओक्यू डिफाइन करने के लिए आ जाएगा कि ईओक्यू बताओ, तो क्या आप लिख नहीं पाओगे? आपने हाल से रो 1 इंसेंटिव स्कीम के क्वेश्चंस इतने लगा रखे हैं लेबर के अंदर, अगर तुमसे हाल से रो 1 इंसेंटिव स्कीम को डिफाइन करने को कहा जाएगा या डिफरेंस बताने को कहा जाएगा तो क्या तुम नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। तो सर जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड थ्योरी होती है वो हम ऑलरेडी क्लास में कवर कर रहे होंगे। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूंगा तो मैं वो थ्योरी आपको लिखवा रहा हूंगा और वो क्वेश्चंस करते 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 आपके दिमाग में बैठ जाएगी, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। प्योर थ्योरी क्या हो गई? सर कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स बताओ, कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल क्या है वो बताओ, ठीक है, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है कॉस्ट अकाउंटेंट से वो बताओ, ठीक है, आपके ड्रॉबैक्स क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स के या लिमिटेशंस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स की वो बताओ, बिन कार्ड क्या होता है मटेरियल में वो बताओ, मटेरियल को एक्वायर करने का प्रोसीजर क्या होता है ये बताओ। तो जो प्योर थ्योरी है वो यहां पर आ गई। अब अगर मैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड थ्योरी की बात करूं तो आप ये मान सकते हो लगभग 60% कॉन्सेप्ट रिलेटेड थ्योरी आ जाती है। मतलब लगभग 12 मार्क्स तक की कॉन्सेप्ट रिलेटेड थ्योरी आ जाएगी जिसमें आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और लगभग 40% आपके पास प्योर थ्योरी आने वाली है। 40% आपके पास प्योर थ्योरी आने वाली है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सर 8 से 10 मार्क्स तक की प्योर थ्योरी आएगी। तो राजा बेटा 8 से 10 मार्क्स की प्योर थ्योरी, वो भी ऑप्शन में, उसके लिए ज्यादा टेंशन मत लेना, ज्यादा पैनिक मत करना। जैसे लास्ट में एक आध लेक्चर आपको दे दिया जाएगा, उस लेक्चर को अच्छे से कवर अप कर लेना, आपकी थ्योरी कवर अप हो जाएगी, उसके बाहर आपकी थ्योरी नहीं जाएगी। तो पूरा फोकस ड्यूरिंग दी इस फास्ट ट्रैक बैच में हमारा किस पे होने वाला है? प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बातें कर रहे होंगे। फिर से बोल रहा हूं, स्टडी मैट के क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, ये सारी चीजें क्लास में कवर कराई जाएंगी। इन चीजों को 3 बार कर लेना। जब ये 3 बार हो जाए तो किसी चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें टीचर की किताब, रेफरेंस बुक, जहां से तुमको पढ़ना है तुम पढ़ लेना, लेकिन पहले ये 3 बार कर लेना। ये 3 बार कर लोगे, आई कैन एश्योर यू कि तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं काम की बात से और समझते हैं दोस्त कि कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने आए ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने आए हैं, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए राजा बेटा कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप in exchange of some goods or service. It can be defined as
द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल or notional incurred or attributable to a specified article, product or activity। सर आपने जो खर्चा इनकर किया है किसी स्पेसिफाइड आर्टिकल को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी एक्टिविटी के ऊपर, किसी भी आर्टिकल के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी एक्टिविटी के ऊपर आपने जो खर्चा किया है, और खर्चा कैसा बेटा, खर्चा एक्चुअल और खर्चा नोशनल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब जब हम कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट के अंदर हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो लेंगे ही लेंगे, कॉस्ट के अंदर अपन एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर अपन एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो लेंगे ही लेंगे, इसके साथ साथ हम लोग यहां पर नोशनल एक्सपेंडिचर भी कंसीडर करके चलेंगे। इसके साथ साथ हम लोग यहां पर नोशनल एक्सपेंडिचर भी खर्च करके चलेंगे, कंसीडर करके चलेंगे। एक्चुअल एक्सपेंडिचर से मतलब क्या है सर? एक्चुअल एक्सपेंडिचर से मतलब है सर जहां पर हमने पैसा खर्च किया, जहां पर हमने पैसा खर्च किया। और नोशनल एक्सपेंडिचर का मतलब यहां पर क्या है? नोशनल एक्सपेंडिचर का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नोशनल एक्सपेंडिचर का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सर आपका जो कॉस्ट है अकाउंट्स के अंदर हम नोशनल एक्सपेंडिचर को कभी कंसीडर नहीं करते। अकाउंट्स के अंदर हम नोशनल एक्सपेंडिचर को कभी कंसीडर नहीं करते, लेकिन राजा बेटा कॉस्ट के अंदर हम नोशनल एक्सपेंडिचर को भी कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे मान लो आप ये पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मान लो आप ये पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए हो क्या सकता है आपको मटेरियल पे खर्चा करना पड़ा होगा। इस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको मटेरियल पे खर्चा करना पड़ा होगा, आपको लेबर पे खर्चा करना पड़ा होगा, आपको मटेरियल पे खर्चा करना पड़ा होगा, आपको लेबर पे खर्चा करना पड़ा होगा, आपको फैक्ट्री का रेंट देना पड़ा होगा, ठीक है, आपको एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करना पड़ा होगा, ठीक है, आपको एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करना पड़ा होगा। ये सारे एक्सपेंडिचर एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। अब नोशनल एक्सपेंडिचर क्या है? आप अपनी कंपनी में समय दे रहे हो, आप अपनी कंपनी में समय दे रहे हो। अगर आप ये मैन्युफैक्चरिंग का काम ना कर रहे होते तो आप रिलायंस कंपनी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते, आपको वहां पर सैलरी मिल रही होती 5 लाख रुपए महीना। तो आप इस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए 5 लाख रुपए महीने को लात मार रहे हो, और जो सर्विसेज आपको रिलायंस में देनी थी वो सर्विसेज आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दे रहे हो। यानी कि आपकी जो सेवाएं हैं जो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दे रहे हो वो सेवाएं 5 लाख रुपए महीने की हैं। वो एक नोशनल एक्सपेंडिचर है, वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप 5 लाख रुपए महीने का बेनिफिट छोड़ के अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे काम कर रहे हो, तो आपको यह खर्चा इस पेन की कॉस्ट निकालने के लिए कवर अप करना पड़ेगा। इस पेन की कॉस्ट निकालने के लिए कवर अप करना पड़ेगा। तो यहां पर नोशनल एक्सपेंडिचर में जो एग्जाम्पल आएगा सबसे पहला
वो आ जाएगा सैलरी ऑफ ओनर, सैलरी ऑफ ओनर। दूसरा, आपने फैक्ट्री तो रेंट पे ले रखी है, लेकिन आपने ऑफिस जहां बनाया है, जहां पर आप बैठते हो, जहां पर आपका स्टाफ बैठता है, जहां पर आप क्लाइंट से मीटिंग करते हो, जो आपने ऑफिस बनाया है, जो आपने हेड ऑफिस बनाया है, वो आपने अपने ही घर में बना रखा है। आपके पास दो घर थे, एक घर पे आप रहते हो और दूसरा घर जिसको तुम किराए पे दे सकते थे 1 लाख रुपए पे, जिसको तुम किराए पे दे सकते थे 1 लाख रुपए पे पर मंथ, तुमने वो किराए पे नहीं दिया, तुमने उसको अपना हेड ऑफिस बना लिया। तो तुम रेंट छोड़ रहे हो अपने इस बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। ऑफिस रेंट सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है और आप वहां पर ऑफिस चला रहे हो, रेंटल इनकम अर्न कर सकते थे लेकिन नहीं कर पा रहे हो। आप उसको भी कंसीडर करके चलेंगे, आप उसको भी कंसीडर करके चलेंगे कॉस्ट के अंदर। मतलब जब इस पेन की कॉस्ट की बात आएगी तो एक्चुअल में जो खर्चा किया है, जो एक्चुअल में खर्चा किया है वो तो लेना ही है, इसके साथ साथ नोशनल एक्सपेंडिचर लेना है, जो खर्चे एक्चुअली में नहीं हुए, जो खर्चे एक्चुअली में नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि रिसोर्सेज अपनी थी। वो खर्चे क्यों नहीं हुए? क्योंकि रिसोर्सेज अपनी थी। लेकिन अगर रिसोर्सेज अपनी ना होती तो उनके लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता, रिसोर्सेज अपनी ना होती तो उसके लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता। अगर आपके पास एक घर ना होता तो आप ऑफिस किराए पे लेते, आप उसके लिए रेंट पे करते, तो वो आपके लिए कॉस्ट का पार्ट बनता। तो उसको बनाओ ना, उसको बनाओ ना। अगर इस प्रोडक्ट की सही कॉस्ट निकालनी है तो जो बेनिफिट छोड़ा है इसको बनाने के लिए, जो बेनिफिट फॉरगॉन किया है इसको बनाने के लिए, वो इसकी कॉस्ट बन जाएगी। इसीलिए तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, बेनिफिट फॉरगॉन फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो हमेशा याद रखना कि कॉस्ट के अंदर हम हमेशा एक्चुअल कॉस्ट भी लेते हैं और नोशनल एक्सपेंडिचर भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। अकाउंट्स के अंदर कभी भी नोशनल एक्सपेंडिचर नहीं आता, लेकिन आपके कॉस्ट के अंदर नोशनल एक्सपेंडिचर को भी इनकर किया जाता है। अगला सवाल आता है कि सर कॉस्टिंग क्या है? कॉस्ट और कॉस्टिंग क्या है? तो कॉस्ट तो समझ में आ गया, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, किसी भी आर्टिकल को बनाने का खर्चा, किसी भी सर्विस को देने का खर्चा, किसी भी एक्टिविटी को करने का खर्चा, उसको बोल दिया कॉस्ट। कॉस्टिंग क्या है? सर वो खर्चा कैसे एसरटेन करोगे? इस पेन को बनाने में 50 रुपए का खर्च आया है, इस पेन को बनाने में 50 रुपीज का एक्सपेंस आया है, 50 रुपीज की कॉस्ट लगी है। सर ये 50 रुपीज की कॉस्ट कैसे एसरटेन हुई? इस पेन को बनाने की कॉस्ट 50 रुपीज आई है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल लगा है 10 रुपए का, इसमें डायरेक्ट लेबर लगी है 20 रुपए की, इसमें मार्केटिंग का खर्चा लगा है 30 रुपए का। सर सब कुछ कंसीडर करने के बाद इसकी कॉस्ट निकल कर आ रही है 50 रुपए की। वो 50 रुपए कैसे एसरटेन किया? वो 50 रुपए कैसे एसरटेन किया? उस टेक्निक को, उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज द टेक्निक एंड द प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग द कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, अगर सर्विस इंडस्ट्री है, अगर सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे अगर हमें यह निकालना है कि टिकट का कॉस्ट कितना है, टिकट का कॉस्ट किसका? बस टिकट का। बस की टिकट कॉस्ट कितनी है पर पैसेंजर? हमें यह पता लगाना है कि हॉस्पिटल पे पर बेड पेशेंट कॉस्ट कितनी है, पर बेड पर पेशेंट कितनी कॉस्ट है, या पर पेशेंट पर बेड, पर पेशेंट पर बेड।
तो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है ऑपरेशन कॉस्टिंग का। हमें इस्तेमाल करना पड़ता है ऑपरेशन कॉस्टिंग का। इसी तरीके से अगर मान लो कोई गुड्स है जो कि रॉ मटेरियल है, इसको फिनिश गुड्स बनने में कई प्रोसेसेस से निकलना पड़ता है। इसके ऊपर मल्टीपल प्रोसेस लगते हैं, तब जाके ये फिनिश गुड बनता है। इस केस में हम लोग जो कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं वो होती है प्रोसेस कॉस्टिंग, वो होती है आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग। सर जो असेसीज या जो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, रोड बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, यहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। बात समझ में आ रही है? तो देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ एसरटेनिंग द कॉस्ट। हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग मेथड इस्तेमाल होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है जो एक कॉस्टिंग का मेथड एक इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है वही हर जगह इस्तेमाल होता होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है राजा बेटा। ओके सर, ओके। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम ये कॉस्टिंग करते ही क्यों हैं, हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते ही क्यों हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। कोई भी काम अगर करते हैं तो उस काम को करने के पीछे कुछ कारण होता है, कुछ उद्देश्य होता है। जैसे इस उद्देश्य बैच का पर्पस है कि वो आप लोगों का मई 2023 जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कराए, या जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है वो आपका क्वालिफाई करवाए। ये उद्देश्य से इस बैच को बनाया जा रहा है, इस ऑब्जेक्टिव से इस बैच को बनाया जा रहा है। तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो सर सबसे पहला कॉस्ट अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो है एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कि सर हम जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जो भी चीज बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या है। सर कॉस्ट जानना क्यों जरूरी है? कॉस्ट जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हमको सही कॉस्ट नहीं पता लगेगी, हमें जब तक सही कॉस्ट नहीं पता लगेगी, हम तब तक सही सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं कर सकते। सेकेंडली, जब तक हमें कॉस्ट पता नहीं चलेगी तब तक हम उसे कंट्रोल या फिर उसे रिड्यूस नहीं कर सकते, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको प्रोड्यूस करने का, उसको सर्विस करने का आपका खर्चा कितना निकल कर आ रहा है। तो फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज द एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। सेकेंड, जब कॉस्ट आ जाएगी तो हम उसकी मदद से सेलिंग प्राइस एसरटेन करेंगे और यह पता लगाएंगे कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। कंपनी की डिजायर हो सकती है, देखो कई बार क्या होता है, हम ऐसी इंडस्ट्री में होते हैं जहां पर सेलिंग प्राइस हम नहीं फिक्स करते, मार्केट फिक्स करती है, राइट। जैसे मान लो हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें, अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आप किसी भी कंपनी को उठा लें, आप पेप्सी को उठा लें, आप कोका कोला को उठा लें, या और भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है, इन सब के प्राइसेस सेम होते हैं। तो कंपनीज जो है वो सेलिंग प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकती। सेलिंग प्राइस फिक्स करना उनके हाथ में नहीं है, सेलिंग प्राइस तो मार्केट से फिक्स हो रहा है। जो प्राइस कंपटीटर रख रहा है वही प्राइस हमको भी रखना पड़ रहा है। तो हमें हमारा सही प्रॉफिट अगर एसरटेन करना है, कि हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो उस केस में राजा बेटा कॉस्ट का पता होना बहुत जरूरी है। तो सर मान लो कि सब लोगों ने मिलकर प्राइस फिक्स कर दिया है,
सब लोगों ने प्राइस फिक्स कर दिया है, लेट से 30 रुपीज पर लीटर, 30 रुपए प्रति लीटर आपका प्राइस फिक्स्ड है, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सर हम प्राइस को तो ऑल्टर नहीं कर सकते, हम प्राइस को तो ऑल्टर नहीं कर सकते, हमें प्रॉफिट पता लगाना है। तो प्रॉफिट कैसे पता लगेगा? सर आपकी कॉस्ट आती है 25 रुपए प्रति लीटर, यानी कि आप 5 रुपए प्रति लीटर प्रॉफिट कमाते हैं, आप 5 रुपए प्रति लीटर प्रॉफिट कमाते हैं। तो पहला कॉस्ट को एसरटेन करना, दूसरा सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट को एसरटेन करना। अब तीसरा आता है कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्ट को कंट्रोल करने का मतलब कि सर आपने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है, आपने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है, आपने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली है और आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। आपने बजट बनाया, आपने बजट बनाया कि साहब आपका ये पेन मैन्युफैक्चर हो जाएगा, आपने बजट बनाया कि आपका ये पेन मैन्युफैक्चर हो जाएगा 50 रुपए में। तो सर आपको कोशिश करनी है कि आपका जो एक्चुअल खर्चा हो, आपका जो एक्चुअल खर्चा हो वो या तो 50 रुपए हो या तो 50 रुपए से कम हो, ठीक है। आपको कॉस्ट को क्या करना है? कंट्रोल करना है कि जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है हमें उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का। अगला ऑब्जेक्टिव क्या निकल कर आता है सर? अगला ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है राजा बेटा? कॉस्ट रिडक्शन होता है कि सर कंपनी कोशिश करेगी कि अपनी इस 25 रुपए की कॉस्ट को, कंपनी कोशिश करेगी कि अपनी इस 25 रुपए की कॉस्ट को वो 24 पे ले आए, फिर वो कोशिश करेगी कि इस 24 रुपए की कॉस्ट को 23 पे ले आए, फिर वो कोशिश करेगी कि ये 23 रुपए की कॉस्ट को वो 22 रुपए पे ले आए। इसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। लेकिन हमें इस तरीके से अपनी कॉस्ट को घटाना है, इस तरीके से हमें अपनी कॉस्ट को घटाना है कि हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इंपेयर ना हो, वो रिड्यूस ना हो, वो घटे ना। मतलब सेम क्वालिटी में हमें कॉस्ट को कम करना है। तो आप देखते हैं बहुत सारी कंपनीज R&Ds करती रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रहती है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पर्पस यही है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी निकालें, ऐसे इनोवेशंस करें जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी वाइज तो सेम रहे, इवन इंप्रूव हो लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो क्या हो? रिड्यूस हो। उसकी कॉस्ट जो हो वो क्या हो? रिड्यूस हो। तो कॉस्ट रिडक्शन का पर्पस क्या है? कॉस्ट रिडक्शन का पर्पस है कि सर हमारी जो कॉस्ट है उसे हम धीरे धीरे कम करें, 25 से 24 पहुंचे, 24 से 23 पहुंचे, 23 से 22 पहुंचे, लेकिन हमारी अल्टीमेट जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब जब तक तुमको यही नहीं पता होगा कि तुम्हारी कॉस्ट कितनी है, तुम रिड्यूस क्या करोगे? जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि तुम्हारी कॉस्ट कितनी है, तुम्हारी कॉस्ट कितनी है, तुम कंट्रोल क्या करोगे? तुम्हें पता होना चाहिए ना कि इसको बनाने का खर्चा अगर 25 रुपए आता है तो तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम्हारा एक्चुअल खर्चा कभी भी 25 रुपए को एक्सीड ना करे। जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि पेन बनते कितने का है तो तुम कोई भी खर्चा करोगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि इसको बनाने में 25 रुपए खर्च आता है तो तुम एक्चुअल खर्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि वो 25 रुपए पे आ जाए। ठीक है साहब। इसके बाद आता है असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मैनेजमेंट के पास बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं, तो कौन से प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, कौन से प्रपोजल को रिजेक्ट करना है, कौन से टेंडर प्राइस को एक्सेप्ट करना है, कौन से टेंडर प्राइस को रिजेक्ट करना है, ये हमें हमारे कॉस्ट के बेसिस पे ही पता लगता है। हम एक्चुअल में जो पैसा खर्च कर रहे होते हैं उसी के बेसिस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि अगर कस्टमर हमारे पास ऑफर लेकर आया है तो हमें वो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन बनता है 25 रुपए का, मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑर्डर आया, वो मुझसे 1 लाख पीसेस मांग रही है 24 रुपए पे, तो क्या मैं वो ऑफर एक्सेप्ट करूंगा? नहीं सर, बनाने की कॉस्ट 25 रुपए है, वो 1 लाख यूनिट्स का ऑर्डर लेकर आया है 24 पे, मैं रिजेक्ट कर दूंगा।
मना कर दूंगा कि भाई बनाने का खर्चा 25 रुपए है, मैं 24 रुपए में क्यों एक्सेप्ट करूं। लेकिन अगर वही वो 1 लाख पेन का ऑफर लेकर आए लेट से 28 रुपीज पे, तो मुझे पता है कि मेरे पेन की बनाने की कॉस्ट 25 है और मेरे को 28 रुपीज पे ऑफर आ रहा है, मतलब 3 रुपए का पर यूनिट प्रॉफिट है, तो मैं उस ऑफर को क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। तो सर डिसीजन मेकिंग है ना, कि क्लाइंट आया है, एक टेंडर आया है, उस टेंडर को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ये तब तक नहीं पता लग पाएगा, ये तब तक नहीं पता लग पाएगा जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। तो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में भी आपका हेल्प करता है, राइट। तो दोस्तों आज के इस सेशन में अभी हम इतना ही, पर्पस था कि आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाए कि कैसे हमारा मेथड होने वाला है पढ़ाने का। आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।